नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वक्त की बेहद बड़ी खबर में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मुझे लगता है कि रक्षा मंत्रालय में चीनी जासूस बैठे हैं। पी चिदम्बरम का बड़ा बयान सामने आया है, जिन्होंने रक्षा मंत्रालय में चीनी जासूसों के बैठे होने का आरोप लगाया है। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कांग्रेस नेता ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मुर्मू के इस्तीफे पर उठा दिया है सवाल। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राहुल गांधी ने ग्राफ शेयर कर जताया नौकरी और अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर मिल सकती है बुरी खबर। जी हां दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में हमें बताइए कि क्या वाकई में मोदी सरकार कोरोना से लड़ने में फेल हो गई है। हाँ या ना में आप हमें अपनी राय जरूर बताइए। रुक करते हैं बड़ी खबरों की तरफ। मुझे संदेह है कि रक्षा मंत्रालय में चीनी जासूस हैं, बोले पी चिदम्बरम। जी हां दोस्तों, लद्दाख में चीनी घुसपैठ के मुद्दे पर पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने कई ट्वीट किए हैं। इन ट्वीट में चिदम्बरम ने लिखा है कि कोई तो है जो राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्रालय से बाहर करना चाहता है, अन्यथा रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट चीनी आक्रामकता और भारतीय क्षेत्र पर कब्जे के बारे में सच्चाई क्यों बताएगी। बता दें कि गुरुवार को रक्षा मंत्रालय ने एक नोट जारी किया था, जिसमें सरकार ने यह पहली बार माना था कि चीन की सेना ने घुसपैठ की है, लेकिन इस बयान के सामने आते ही यह सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और इस पर विवाद बढ़ने लगा, जिसके बाद इसे रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट से डिलीट कर दिया गया। इस मुद्दे पर सरकार पर निशाना साधते हुए पी चिदम्बरम ने कहा कि उस एक बयान से श्री राजनाथ सिंह को नुकसान हुआ। लोगों ने पूछा, क्या मंत्रालय और सेना खुफिया सूचनाओं पर कार्रवाई करने में विफल रहे और चीनी सैनिकों और उपकरणों को लाने और एलएसी को पार करने की अनुमति दी। प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए पी चिदम्बरम ने कहा कि उस बयान से नरेंद्र मोदी की प्रसिद्ध घोषणा को भी उजागर कर दिया कि भारतीय क्षेत्र में कोई घुसपैठ नहीं हुई है और कोई भी भारतीय क्षेत्र पर कब्जा नहीं कर रहा है। मुझे संदेह है कि रक्षा मंत्रालय में एक चीनी जासूस हैं। बता दें कि पीएम मोदी ने अपने एक बयान में लद्दाख में घुसपैठ की बात से इनकार किया था, जिस पर विपक्षी पार्टियों ने गलवान घाटी में हुई हिंसा में हमारे 20 जवानों की शहादत को लेकर पूछा था कि जब हमारी जमीन पर कोई घुसपैठ ही नहीं हुई तो हमारे सैनिक क्यों शहीद हुए। विपक्ष के हमले के बाद सरकार बैकफुट पर नजर आई थी और बाद में सरकार ने पीएम के बयान पर सफाई भी दी थी। यही वजह है कि अब जब रक्षा मंत्रालय ने भी घुसपैठ की बात मान ली है तो एक बार फिर विपक्षी पार्टियां, खासकर कांग्रेस, सरकार के खिलाफ आक्रामक हो गए हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट से नोट को डिलीट करने के विरोध में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन भी किया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस नेता ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मुर्मू के इस्तीफे पर उठाए सवाल। जी हां दोस्तों, लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू के इस्तीफे पर सवाल उठाते हुए कहा कि पूर्व आईएएस अधिकारी को अपने विचार व्यक्त करने की कीमत चुकानी पड़ी। केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव के समय को लेकर मुर्मू द्वारा की गई टिप्पणी पर आपत्ति जताते हुए चुनाव आयोग ने 28 जुलाई को कहा था कि संवैधानिक तौर पर केवल चुनाव आयोग ऐसे मामले में फैसले ले सकता है। उन्हें भारत का नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है। चौधरी ने ट्वीट किया, सवाल यह है कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने इस्तीफा क्यों दिया, स्वेच्छा से दिया या किसी के निर्देशों पर? क्या वह लोगों को यह विश्वास दिलाने में विफल रहे कि सब ठीक है? उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि अपने विचारों को व्यक्त कर सरकार को शर्मिंदा कर उन्होंने एक बड़ी गलती कर दी और उन्हें हटा दिया गया। आप इसे मुर्मू सिंड्रोम कह सकते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा ने शुक्रवार को जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल के तौर पर शपथ ग्रहण की। वह पहले राजनीतिक नेता हैं जिन्होंने केंद्र शासित प्रदेश में उपराज्यपाल का पद संभाला है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी ने ग्राफ शेयर कर चिताया नौकरी और अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर मिल सकती है और बुरी खबरें। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की। कांग्रेस नेता ने रिजर्व बैंक के आंकड़ों का ग्राफ शेयर करते हुए निशाना साधा है। राहुल गांधी ने आगाह किया है कि अर्थव्यवस्था और रोजगार के मोर्चे पर अभी और बुरी खबरें आने की आशंका है। राहुल गांधी ने जिस ग्राफ को शेयर किया है उसमें पीपुल्स कॉन्फिडेंस लेवल लिखा है और स्रोत में भारतीय रिजर्व बैंक लिखा है। राहुल गांधी अपने ट्वीट में रिजर्व बैंक का हवाला देते हुए एक ग्राफ साझा किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, आरबीआई ने देश के वास्तविक मोड का खुलासा किया है। लोगों का भरोसा अब तक के निम्न स्तर पर आ गया। डर और असुरक्षा अब तक के उच्च स्तर पर पहुंच गई। अर्थव्यवस्था और नौकरियों के मोर्चे पर बुरी खबरें आने की आशंका है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी कोरोना वायरस, चीनी घुसपैठ और अर्थव्यवस्था को लेकर सरकार पर लगातार हमला कर रहे हैं। राहुल गांधी ने देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 20 लाख पहुंच जाने पर आज सुबह सरकार पर हमला किया। उन्होंने कहा, 20 लाख का आंकड़ा पार, गायब है मोदी सरकार।
रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। विधानसभा चुनाव को लेकर एक्शन में युवा कांग्रेस, वर्चुअल मीटिंग के दौरान बना ब्लूप्रिंट। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी ने बिहार में चुनावी मिशन का आगाज क्या किया? कांग्रेस के युवा कार्यकर्ताओं में जोश भर गया। युवा कांग्रेस ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कमर कस ली है। विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर आज वर्चुअल मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें बिहार भर के तकरीबन 400 से अधिक के प्रमुख नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। इस वर्चुअल मीटिंग में विधानसभा चुनाव के साथ साथ आगामी 9 अगस्त को युवा कांग्रेस के स्थापना दिवस के मौके पर बड़े अभियान की शुरुआत की रूपरेखा तय हुई। विधानसभा चुनाव को लेकर वर्चुअल मीटिंग में ब्लूप्रिंट पर भी चर्चा की गई। इस बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी, बिहार कांग्रेस अध्यक्ष मदन मोहन झा, युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गुंजन पटेल, प्रदेश युवा कांग्रेस प्रभारी अमित यादव, राजेश सन्नी सहित सभी जिलाध्यक्ष, प्रदेश पदाधिकारी, सोशल मीडिया के पदाधिकारी एवं अन्य लगभग 400 युवा कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। वर्चुअल बैठक में उपस्थित युवाओं को संबोधित करते हुए युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने कहा कि कोरोना की महामारी ने युवाओं की कमर तोड़ रखी है। लॉकडाउन के कारण लगभग 12 करोड़ लोगों को अपनी नौकरियों से हाथ धोना पड़ा है। इसलिए आगामी 9 अगस्त युवा कांग्रेस स्थापना दिवस के अवसर पर युवा कांग्रेस के साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर युवाओं के हक की अंतिम लड़ाई की शुरुआत करेंगे। इसमें युवाओं को उनका हक दिलाने के लिए देश से लेकर राज्य की हर विधानसभाओं में सरकार की युवा विरोधी नीतियों पर जमकर घेरा जाएगा। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष मदन मोहन झा ने संबोधित करते हुए कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में युवाओं की भूमिका अत्यंत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इसमें युवा कार्यकर्ताओं पर बड़ी जिम्मेदारी होगी एवं उचित प्रतिनिधित्व भी दिया जाएगा। इसके साथ ही साथ उन्होंने डिजिटल सदस्यता अभियान पर और गति प्रदान करने पर जोर दिया। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बिजली इंजीनियर निजीकरण के विरोध में 18 अगस्त को देशव्यापी प्रदर्शन करेंगे। जी हां दोस्तों, अखिल भारतीय बिजली इंजीनियर संघ ने शुक्रवार को कहा कि बिजली इंजीनियर विद्युत संशोधन विधेयक 2020 और बिजली वितरण कंपनियों के प्रस्तावित निजीकरण के विरोध में वह 18 अगस्त को विरोध दिवस मनाएगा। AIPEF के प्रवक्ता VK गुप्ता ने कहा, बिजली क्षेत्र के इंजीनियर विद्युत विधेयक 2020 को वापस लेने और केंद्र शासित प्रदेशों यूपी पूर्वांचल और उड़ीसा में बिजली वितरण कंपनियों के निजीकरण के विरोध में 18 अगस्त को देशव्यापी प्रदर्शन करेंगे। संघ ने एक बयान में कहा कि बिजली कर्मचारी और इंजीनियरों की राष्ट्रीय समन्वय समिति की ऑनलाइन बैठक में इस बारे में निर्णय लिया गया। यह बैठक अखिल भारतीय बिजली कर्मचारी संघ के अध्यक्ष मोहन शर्मा की अगुवाई में 4 अगस्त को हुई। बिजली मंत्रालय ने इस साल की शुरुआत में मसौदा बिजली संशोधन विधेयक 2020 पर लोगों की प्रतिक्रिया मांगी थी। इसके अलावा सरकार ने केंद्र शासित प्रदेशों और कुछ राज्यों में डिस्कॉम के निजीकरण का फैसला भी किया। गुप्ता ने कहा कि बिजली मंत्रालय ने 3 जुलाई को आयोजित बिजली मंत्रियों के सम्मेलन में 11 राज्यों को और 2 केंद्र शासित प्रदेशों को मनाने में विफल रहा। उन्होंने कहा कि बिजली मंत्रालय को विधेयक का संशोधित मसौदा तैयार करना था, लेकिन 1 महीने बाद भी सरकार निजीकरण की अपनी योजना को आगे बढ़ा रही है। योगी के अयोध्या में मस्जिद उद्घाटन में नहीं जाने के बयान पर राजनीति गर्म। सपा बोली, यूपी की जनता से माफी मांगे मुख्यमंत्री। जी हां दोस्तों, अयोध्या में मंदिर निर्माण से पहले भूमि पूजन कार्यक्रम के बाद सीएम योगी के एक बयान पर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने सीएम योगी को अपने उस बयान के लिए माफी मांगने को कहा है, जिसमें उन्होंने अयोध्या में मस्जिद के उद्घाटन में शामिल न होने की बात कही थी। दरअसल भूमि पूजन कार्यक्रम के बाद सीएम योगी से सवाल किया गया कि विरोधी कह रहे हैं कि राम मंदिर निर्माण से पहले भूमि पूजन कार्यक्रम में सभी धर्म के लोगों को बुलाया गया और लोग आए भी, लेकिन अयोध्या में जब मस्जिद का निर्माण होगा तो कहा जा रहा है कि आप वहां नहीं जाएंगे। इस पर सीएम योगी ने कहा था कि मैं अपना काम धर्म और कर्तव्य के साथ करता हूं, ना मुझे वहां कोई बुलाएगा और ना ही मैं जाऊंगा। उनके इस बयान को लेकर ही समाजवादी पार्टी ने सीएम योगी पर निशाना साधा है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता पवन पांडे का कहना है कि सीएम योगी ने ऐसा कहकर मुख्यमंत्री पद की शपथ के दौरान खाई गई कसमों को तोड़ा है। उन्होंने कहा कि वह सिर्फ हिंदुओं के मुख्यमंत्री नहीं हैं, वह पूरे राज्य के मुख्यमंत्री हैं, सूबे की समस्त जनता के सीएम हैं। उनकी इस तरह की भाषा अपमानजनक है। उन्हें लोगों से इस बात के लिए माफी मांगनी चाहिए। करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस ने पीएम मोदी से पूछा, चीन के साथ क्या रिश्ता, इतने विनम्र क्यों? जी हां दोस्तों, लद्दाख में चीनी घुसपैठ को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर लगातार हमला करने वाली कांग्रेस कल गुरुवार को अतिक्रमण को लेकर रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट पर से हटाए गए दस्तावेज के बाद फिर से आक्रामक हो गई है। कांग्रेस ने कहा कि जब हम सवाल पूछते हैं तो वे हमें लाल आंखें दिखाते हैं। पूरी दुनिया ने कल देखा कि चीनी अतिक्रमण वाले दस्तावेज कैसे हटा दिए गए। कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री
पर हमला करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले चीनी घुसपैठ को लेकर क्लीन चिट दिया और फिर पूरी दुनिया ने देखा कि कल गुरुवार को चीनी अतिक्रमण वाले दस्तावेज हटा लिए गए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री या तो इस मुद्दे पर चुप रहते हैं या देश को गुमराह करते हैं। चीन को यह कहते हुए क्लीन चिट देते हैं कि हमारे क्षेत्र में किसी ने घुसपैठ नहीं की। इतना ही नहीं, एक दस्तावेज जो चीनी घुसपैठ के बारे में बात करता है उसे रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट से हटा दिया जाता है। पीएम केयर्स पर बोलते हुए पवन खेड़ा ने कहा कि चीनी कंपनियों द्वारा अपारदर्शी पीएम केयर्स फंड में योगदान देने के बारे में पूछे गए सवालों पर हमने प्रधानमंत्री की जोरदार चुप्पी भी देखी है। प्रधानमंत्री मोदी पीएम केयर्स पर भी चुप हैं, जिसमें चीनी कंपनियां भी दान कर रही हैं, लेकिन जब हम सवाल पूछते हैं तो वे हमें लाल आंखें दिखाते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और उनके सहयोगियों द्वारा चीन के सामने आत्मसमर्पण पर सवाल उठाने वालों को डराने के लिए चुप कराने के प्रयासों से देश हैरान है। मोदी जी, हम आपको केवल आपके राजधर्म की याद दिला रहे हैं। आपका राजधर्म भारत के क्षेत्र और लोगों की रक्षा करना है। करते हैं अगली खबर की तरफ। भारत सरकार मजदूरों से कर रहा धोखा, मांगों की अनदेखी। 9 अगस्त को रेल बचाओ देश बचाओ कार्यक्रम। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार लगातार देश भर के मजदूरों, जिसमें रेल कर्मचारी भी शामिल हैं, के साथ धोखा वादा खिलाफी करती आ रही है। सरकार पूंजीपति हितैषी नीतियों को बढ़ावा दे रही है और वह लगातार रेलवे में निजीकरण को बढ़ावा दे रही है, जिसके खिलाफ रेलवे सहित तमाम देश भर के लाखों श्रमिक आगामी 9 अगस्त रविवार को एक दिनी आंदोलन करने जा रहे हैं। इसी क्रम में रेलवे में भी रेल बचाओ देश बचाओ आंदोलन किया जाएगा। इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए 8 अगस्त शनिवार को शाम 4 बजे वेस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के महामंत्री मुकेश गालब WCRU के फेसबुक पर लाइव रहेंगे। इस दौरान रेल कर्मचारी उनसे अपने विचारों के संबंध में सवाल जवाब कर सकेंगे। यह है रेलवे सहित तमाम मजदूरों की मांग। रेलवे उत्पादन इकाइयों निगमीकरण के लिए कदम उठाने और 109 रेलवे मार्गों को निजी क्षेत्र को सौंपने और रेलवे स्टेशनों के निजीकरण के लिए नई पेंशन योजना को स्क्रैप करें और सरकार के कर्मचारियों के लिए 2004 के पूर्व पेंशन योजना को बहाल करें। DA और DR को जमा करने वाले आदेश को वापस लें, जो क्रमशः सरकारी कर्मचारियों और रिटायरियों के लिए देय है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और सेवाओं के निजीकरण को रद्द करने के लिए, जिनमें राज्य परिवहन, LIC, बैंक, बीमा, कोयला, BPCL, एयर इंडिया, हवाई अड्डे, दूरसंचार, बंदरगाह और डॉक और नगरपालिका सेवाएं आदि शामिल हैं। उदाहरण के लिए PSU को खेल के स्तर की अनुमति दें, BSNL को 4G स्पेक्ट्रम के संचालन की अनुमति, उन प्रवासी श्रमिकों के आश्रितों को पर्याप्त रूप से क्षतिपूर्ति करना जिन्होंने 25 मार्च 2020 की 12 मध्यरात्रि से अचानक बंद होने के कारण अपनी जान गंवा दी। अगले 6 महीनों के लिए सभी गैर आयकर देने वाले लोगों को मुफ्त राशन प्रदान करने के लिए, चाहे वे किसी भी राशन कार्ड को धारण करें। प्रत्येक गैर आय का भुगतान करने वाले व्यक्ति को अगले 6 महीनों के लिए 7500 रुपये प्रति माह और 60 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों के जीवन यापन की लागत से जुड़ी की पेंशन। पूरे भारत में वैध अपने आधार कार्ड नंबर वाले सभी श्रमिकों को स्मार्ट ID कार्ड जारी करना, जो सामाजिक सुरक्षा लाभ के लिए उपयोगी होना चाहिए। 100 करोड़ रुपए का कोष प्रदान करने के लिए अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008 के प्रावधानों के तहत सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को लागू करने के उद्देश्य से एक परिक्रामी वार्षिक 41 आयुध कारखानों को निगम में परिवर्तित करने के लिए सरकार के प्रस्तावित कदम को वापस लेने के लिए और फिर उसी का निजीकरण करने के लिए और इन वर्कशॉप को निजी क्षेत्र को सौंपकर सेना के बेस वर्कशॉप को गोको मॉडल में बदलना। सभी श्रम कानूनों के संहिताकरण के माध्यम से किसी भी श्रम कानून में संशोधन को 4 संहिताओं में शामिल करना और भारतीय श्रम सम्मेलन को तत्काल बुलाना। कई राज्यों में श्रम कानूनों के परिवर्तन और निलंबित संचालन के सभी अध्यादेशों और कार्यकारी आदेशों को स्क्रैप करें। स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि क्षेत्रों में निवेश और विस्तार करना। ऑनलाइन शिक्षा शुरू करने और लॉकडाउन स्थितियों के दौरान परीक्षा आयोजित करने के लिए स्क्रैप योजना। आवश्यक वस्तु अधिनियम के संशोधन सहित कृषि पर सभी 3 अध्यादेशों को स्क्रैप करें। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए बजटीय आवंटन में वृद्धि, प्रति वर्ष 200 दिनों के लिए नौकरी आवंटित में वृद्धि करना और शहरी क्षेत्रों के लिए समान योजना का विस्तार करना भी युद्ध स्तर पर बेरोजगारी के मुद्दे का समाधान करना है। दैनिक वेतन रुपए में से बढ़ाया जाना चाहिए। आपराधिक अभियोजन का उपयोग करके विलफुल डिफॉल्टरों से ऋण की वसूली के लिए ड्राइव लॉन्च करना, धन कर को बहाल करना। करते हैं अगली खबर की तरफ। महाराष्ट्र सरकार की पहल, गूगल की सहायता से दी जाएंगी 2.3 करोड़ छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा। जी हां दोस्तों, कोरोना महामारी के बीच बच्चों की पढ़ाई बहुत प्रभावित हो रही है। ऐसे में बच्चों के पास ऑनलाइन क्लासेस करवाना ही एकमात्र विकल्प उपलब्ध है। इसी को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने गूगल कंपनी के साथ बड़ा करार किया है। महाराष्ट्र सरकार छात्र छात्राओं के नए शैक्षणिक सत्र की ऑनलाइन कक्षाएं करवाने के लिए ये करार किया गया है। इसके अंतर्गत स्टूडेंट्स और टीचर्स को गूगल
क्लासरूम और जी सूट का एक्सेस मिलेगा, जिससे रिमोट लर्निंग को सपोर्ट करने में सहायता मिलेगी। गूगल के विभिन्न इंटरनेट टूल्स की मदद से ऑनलाइन कक्षाएं गूगल के विभिन्न इंटरनेट टूल्स की मदद से ऑनलाइन कक्षाओं के आयोजन किया जाएगा। राज्य सरकार एवं गूगल के सहयोग से इसके जरिए राज्य के 2.3 करोड़ छात्र छात्राओं लाभान्वित होंगे। राज्य के अंतर्गत आने वाले सभी स्कूलों के स्टूडेंट्स टीचर को वर्चुअल क्लासरूम एवं रिपोर्ट लर्निंग के लिए गूगल फॉर एजुकेशन के अंतर्गत गूगल क्लासरूम और जी सूट का एक्सेस दिया जाएगा। इस टूल से इंटरेक्टिव सेशन हो सकेंगे, साथ ही टीचर्स को अध्याय समझाने में मदद मिलेगी। इससे शिक्षक अपने घर से ही विभिन्न विषयों के अध्याय क्लास की तरह समझा पाएंगे। तो वहीं दूसरी ओर छात्र छात्राएं घर बैठे ही शिक्षकों से प्रश्न पूछ सकेंगे और टीचर से डायरेक्ट सवाल पूछ सकेंगे। टीचर होमवर्क अपलोड करेंगे और टीचर्स उन्हें ऑनलाइन ही चेक कर सकेंगे। 2.3 करोड़ छात्र छात्राओं को मिलेगी ऑनलाइन शिक्षा। बता दें, महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के स्कूल में शिक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए कक्षाएं आयोजित करने की अनुमति दे दी गई थी, लेकिन ऑनलाइन कक्षाओं के आयोजन में तकनीकी समस्याएं आ रही थीं। इसी समस्या से निजात पाने के लिए गुरुवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इस योजना की शुरुआत की। गूगल और महाराष्ट्र सरकार के बीच हुए करार के अंतर्गत राज्य के 1.9 लाख स्कूल आएंगे। इनमें सरकारी, निजी, एडेड और अनएडेड सभी स्कूल शामिल हैं। इन 1.9 लाख स्कूलों में 2.3 करोड़ छात्र छात्राओं को ऑनलाइन शिक्षा दी जाएगी। करते हैं अगली खबर की तरफ। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। उन्हें लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। अभी उनका इलाज डॉक्टरों की निगरानी में चल रहा है। मेदांता के डायरेक्टर डॉक्टर राकेश कपूर ने बताया कि मुलायम सिंह को पेट दर्द की शिकायत पर गुरुवार रात अस्पताल लाया गया था। उनकी कोरोना जाँच की गई, जिसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई। डॉक्टर कपूर का कहना है कि सपा संरक्षक का इलाज डॉक्टरों की निगरानी में चल रहा है। उनका अल्ट्रासाउंड, ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट किया गया है। पेट दर्द कम हुआ है और हालत स्थिर है। उन्होंने कहा कि सभी रिपोर्टों के मूल्यांकन के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। ज्ञात हो कि मुलायम सिंह यादव माह भर में पहले ही मेदांता में भर्ती हुए थे। उस वक्त आंत में समस्या थी। डॉक्टर कपूर के मुताबिक मुलायम सिंह को यूरिनल इन्फेक्शन की भी शिकायत है। उनका कोरोना टेस्ट कराया गया है, जिसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। मुलायम सिंह यादव को इससे पहले भी अस्पताल में भर्ती कराया जा चुका है। उनके पेट में लगातार तकलीफ बनी हुई है। इससे पहले उन्हें पेट में सूजन और दर्द होने पर मेदांता अस्पताल में भर्ती किया गया था। जांच में पाया गया कि बड़ी आंत में समस्या है। कोलोनोस्कोपी करके आंत की सफाई की गई थी। इसके बाद सेहत में सुधार होने पर डॉक्टरों ने उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी थी। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद, जय भारत।